तो सर आपने वो 5 स्टेप बता दिए थे, फैच, ये जो हमें 5 स्टेप थे सब आपने बता दिए थे। हाँ ठीक है, तो मैंने फैच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के बारे में बताया था, which consist of 3 phases mainly. Okay, otherwise हम उनको एक्सटेंड करें तो डेटा फैच और राइटिंग बैक 2 अलग से हम सब स्टेप ले सकते हैं। तो अब हम क्या है कि उन स्टेप्स को, फेजेस को थोड़ा एलोबोरेट करेंगे, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअली सिंगल फेज में यानी ईच फेज में क्या टोटल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला फेज था हमारा इंस्ट्रक्शन फैच। ओके, तो इंस्ट्रक्शन फैच में, या सिंपली हम बोलते हैं फैच, तो इस फेज में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन हमारा मेमोरी से पिक होता है और वो सीपीयू के अंदर आता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन फैच फेज है ये सीपीयू डिजाइन पर डिपेंड करता है। और ये भी मैंने बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन फैच होना है इनिशियली तो प्रोग्राम काउंटर में होगा इसका एड्रेस, फिर एमएआर रजिस्टर में आ जाएगा। तो इसको ऐसे मान के चलो कि एमएआर रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो कि मेमोरी से फैच होने वाला है या हो रहा है, और पीसी रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच्ड। ठीक है, तो पीसी अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करेगा। पीसी मींस प्रोग्राम काउंटर। ओके, व्हेनेवर आई tell you the PC or abbreviate the PC, so it refers to the program counter register, not the personal computer. Always keep in mind. तो PC register और simply PC. Okay, so बार बार मैं program counter register ना बोल के I will abbreviate it PC. So PC holds the address of the next instruction जो कि current instruction के बाद fetch होने वाला है, और जो करंट में इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है उसका एड्रेस एमईआर में होगा। तो एमईआर से एमबीआर में जाके जो पूरी प्रोसेसिंग है वो है। तो बेसिकली जो फैच फेज में डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो रीड आउट दीज 4 पॉइंट्स, आइडिया इज ऑलरेडी क्लियर यू। तो पहले तो क्या है कि पीसी कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो कि फैच होना है, और पीसी से एड्रेस वो हमारा एमईआर में आ जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, और एमईआर से एमबीआर में आएगा क्योंकि एमबीआर होल्ड्स एवरीथिंग, एड्रेस डेटा जो भी सीपीयू से मेमोरी में जा रहा है या मेमोरी से सीपीयू में आ रहा है। ऑलवेज मेमोरी से कुछ भी रीड होगा तो पहले एमबीआर में आएगा, फिर सीपीयू के अंदर और जगह जाएगा, और सीपीयू से कुछ भी मेमोरी की तरफ जा रहा है तो वो पहले सभी जगह से किसी भी रजिस्टर से होके लास्ट में एमबीआर पर आएगा, और एमबीआर उसको मेमोरी में भेजेगा, या मतलब मेनली तो मेमोरी में ही भेजेगा, चाहे वो मेमोरी किसी भी की करस्पॉन्डिंग हो, चाहे सिंपली मेमोरी एड्रेस हो या मेमोरी एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू आईओ डिवाइसेस। तो ये 3 स्टेप हो गए एमई। तो कंटेंट्स जो है पीसी का एमईआर में आ गया। अब जो एमईआर में एड्रेस है वो एड्रेस बस पर प्लेस होगा एज ए कंट्रोल सिग्नल, और कंट्रोल यूनिट रिक्वायर्स द मेमोरी रीड। कंट्रोल यूनिट अब जनरेट करेगा कंट्रोल सिग्नल फॉर मेमोरी रीड। नेक्स्ट स्टेप है इसमें कि जो एमईआर में एड्रेस है तो उस एड्रेस से मेमोरी इंटरेक्ट होगी, मेन मेमोरी as pointed by the MER will be interacted, और अब जो मेमोरी से कंटेंट्स आएगा इस एड्रेस से, कंटेंट्स क्या है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी से जो कंटेंट्स आया वो डेटा बस पे प्लेस होगा, और ये डेटा बस से प्लेस होके एमबीआर में आ जाएगा।
MBR या CPU का जो इंटरकनेक्शन है वो डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस, बेसिकली दे आर नॉट द सेपरेट लाइंस, बट एक साथ लाइंस का कलेक्शन है जिसमें से कुछ लाइन हमारी डेटा बस की तरह यूज होती है और मोस्टली लाइंस यूज होती है एड्रेस बस की तरह, और एक या कुछ लाइंस हमारी कंट्रोल की तरह यूज होती है. कंट्रोल सिग्नल विल बी मेनली read, write, acknowledgement, interrupt, etc. Okay, so these are the control signals. तो कंटेंट्स ये 6 स्टेप तक हो गया कि जो रिजल्ट है यानी फैच्ड इंस्ट्रक्शन है, यानी मेमोरी कंटेंट से, मेमोरी लोकेशन से आया हुआ कंटेंट वो डेटा बस पर प्लेस हो जाएगा, फिर वो MBR में ओवरऑल कॉपी हो जाएगा और MBR से IR में आ जाएगा और IR में आने के बाद PC जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को. अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा जरूरी नहीं कि उसके सीक्वेंशियल हो, क्योंकि अगर कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ गए जैसे लूप्स हैं, स्विच केस या ब्रेक, कंटिन्यू, जंप, इफ एल्स, तो इन केसेस में PC इज नॉट इंक्रीमेंटेड टू जस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. इसकी पूरी मैकेनिज्म होती है, वो भी हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे हम स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्या स्टेप्स हमारे परफॉर्म होंगे. ओके, सो आई थिंक टिल दिस पॉइंट आइडिया इज क्लियर कि PC हमारा इंक्रीमेंट हो गया. अब PC इंक्रीमेंटेशन के भी कुछ रूल हैं, हाउ टू इंक्रीमेंट PC. तो PC होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होना है या CPU के अंदर आना है. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने का मतलब पहले तो CPU के अंदर ही आएगा ना. तो जब प्रोसेसर हमारा वेट कर रहा है मेमोरी रिस्पॉन्ड के लिए, तो कंट्रोल यूनिट इंक्रीमेंट कर देगा PC को. तो कंटेंट्स ऑफ PC आर इंक्रीमेंटेड बाय 1 इन केस ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस, मतलब जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो Y1 मींस यहाँ के मेमोरी वर्ड, नेक्स्ट मेमोरी वर्ड. अगर बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है क्योंकि अलग अलग बाइट का अलग अलग एड्रेस ले रही है, तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय द एग्जैक्ट वैल्यू जितनी बाइट होगी. तो यहाँ वर्ड एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल वो हम किसी मोमेंट पर इसको डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन इसको ऐसे मान के चलो कि PC जो है न्यू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने के लिए इंक्रीमेंट हो जाएगा. इन जनरल 1, अदरवाइज अगर हमारा जंप इंस्ट्रक्शन या दूसरा केस है तो इंक्रीमेंटेड टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो अगर ये, हाँ, तो अगर जंप इंस्ट्रक्शन है स्पीच हमारा, तो कंट्रोल यूनिट जब इंस्ट्रक्शन हमारा वो डिकोड करेगा या एनालाइज करेगा इंस्ट्रक्शन को IR रजिस्टर से, तो उस बीच कंट्रोल यूनिट पूरी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करेगा कि नाउ जंप होना है तो एड्रेस PC का किस हिसाब से मॉडिफाई हो रहा है. या इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि PC विल बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होना है. ओवरऑल थिंग इज दिस. तो नाउ कम टू डिकोड फेज. तो फैच फेज के बाद क्या है कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन हमारा IR रजिस्टर में आ गया. तो IR रजिस्टर में इस समय क्या है, पूरे इंस्ट्रक्शन की बिट्स हैं. जो बिट्स ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि उसी बिट्स में जो सीक्वेंस ऑफ बिट्स है या ग्रुप ऑफ बिट्स है, उन बिट्स से कई चीजें डिफाइन होनी है. पहली चीज तो ऑप कोड कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है या क्या एक्शन परफॉर्म होना है, जो कि जनरली ALU परफॉर्म करेगा. ALU के अंदर पर्टिकुलर यूनिट परफॉर्म करेगा. तो कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करेगा. तो कंट्रोल यूनिट के पास इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है. तो कंट्रोल यूनिट जब डिकोड करेगा तो उसमें डिकोड करने में कंट्रोल यूनिट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी क्या परफॉर्म करेगा, तो 2 चीजें परफॉर्म करेगा. तो डिकोडिंग फेज ऑपरेशन, ठीक है. तो डिकोडिंग फेज ये
पॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। रीड आउट दीज 4 पॉइंट्स। कि पहली चीज तो ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप कोड हम बोल सकते हैं इसको, ऑप कोड जो हम बार बार बात कर रहे हैं। दूसरा एड्रेसिंग मोड, कि हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स। भाई ऑप कोड ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, देन लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड्स। तो लोकेशन ऑफ ऑपरेंड्स हम दूसरे नंबर पे ले लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा। दूसरा लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड्स, यानी ऑपरेंड्स के बारे में कि कहां से ऑपरेंड्स मिलने हैं इस ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन मतलब ऑपरेंड्स कहां से मिलने हैं उसके लिए हमारे पास मतलब कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा एड्रेसिंग मोड फील्ड। उसके लिए यूज होती है मोड फील्ड। ये गलत लिखा है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, FIELD, क्योंकि मोड फील्ड यानी मोड बिट्स। मोड फील्ड मींस ग्रुप ऑफ बिट्स डिसाइडिंग द एड्रेसिंग मोड। अब मोड फील्ड या जो मोड बिट्स हैं वो भी इस बात पे डिपेंड करेंगी ना कि टोटल कितने एड्रेसिंग मोड्स सपोर्टेबल हैं उस सीपीयू के साथ। सिमिलरली उसी तरह कितने इंस्ट्रक्शन सपोर्टेबल हैं, कितने रजिस्टर हैं सीपीयू के अंदर। तो अगर 10 एड्रेसिंग मोड्स हैं तो उसके लिए 4 बिट्स का जो कोड होगा, जो फील्ड होगा वो 4 बिट का होगा, ठीक है। तो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द ग्रुप ऑफ बिट्स। तो डिकोडिंग फेज में जो डिसाइड होना है वो सब कुछ इंफॉर्मेशन रजिस्टर IR रजिस्टर के अंदर जो ग्रुप ऑफ बिट्स हैं कंप्लीट इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग उसमें रखा हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन से ऑपकोड डिसाइड होगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ऑपरेंड्स मतलब उनकी लोकेशंस के वो मेमोरी से आने हैं कि रजिस्टर से आने हैं या फिर उसी इंस्ट्रक्शन के साथ खुद से ही ऑपरेंड रखे हुए हैं। ये भी पॉसिबल है कि ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के साथ ही हो। जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है कॉम्प्लीमेंट, तो अपने आप में इंस्ट्रक्शन के साथ जो बिट्स के साथ वैल्यू भी रखी होगी और उसी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करना होगा। तो जो मोड फील्ड है वो हमारा यानी एड्रेसिंग मोड डिसाइड करता है कि हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। अब इफेक्टिव एड्रेस तुम सोच रहे होगे कि ठीक है, ये तो ठीक है, तुम सोच रहे होगे मेमोरी में है रजिस्टर में, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मेमोरी में एक बार में ना मिले वो एड्रेस। क्योंकि जैसे पॉइंटर्स वगैरह की जब हम बात करते हैं, जैसे हम जब पॉइंटर में एक्सेस करते हैं *J और J अगर I का एड्रेस होल्ड कर रहा है तो इसमें मेमोरी 2 बार रीड होगी। पहले तो कंट्रोल जाएगा वेरिएबल J के एड्रेस पर और फिर उस एड्रेस पर J के एड्रेस पर जाएगा तो J के एड्रेस पर क्या मिलेगा, I का एड्रेस मिलेगा। फिर I के एड्रेस पे जाके I की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये एड्रेसिंग मोड मींस कि इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा। रजिस्टर के अंदर भी हमारा एड्रेस मिल सकता है। भाई हो सकता है कि रजिस्टर मेमोरी लोकेशन की किसी मेमोरी लोकेशन का कोई एड्रेस होल्ड कर रहा हो, तो इफेक्टिव एड्रेस पहले रजिस्टर में जाएगा कंट्रोल, फिर रजिस्टर से उस एड्रेस पे फिर मेमोरी को इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह ये जो 4 पॉइंट हैं ये हमारा डिसाइड होता है डिकोड फेज में। तो डिकोड फेज के जो स्टेप्स हैं वो इस तरह हैं। जो ऑपकोड पार्ट है, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑपकोड की करस्पॉन्डिंग कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में पहुंचता है। तो अब उन बिट्स से इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिसाइड करता है कि एक्चुअल ऑपरेशन क्या है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मूवमेंट है, इंक्रीमेंटेशन है, कॉम्प्लीमेंट है, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, शिफ्टिंग है, क्या बेसिक ऑपरेशन है जो अरिथमेटिक एंड ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है। तो अब सीक्वेंस काउंटर है, तो बेसिकली सीक्वेंस काउंटर इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये डेटा सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल के साथ हमारा अटैच्ड है, ठीक है। तो सीक्वेंस काउंटर को ऐसे मान लो कि इट इज द क्लॉक इनसाइड द CPU एंड अकॉर्डिंग टू क्लॉक
कि जो सीपीयू साइकिल्स के अकॉर्डिंग माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। कम टू इंस्ट्रक्शन डिकोडर अगेन। तो अकॉर्डिंग टू ऑपकोड कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सिग्नल्स हमारे जनरेट होते हैं। तो डिकोडिंग का जो पर्पज है वो इन 3 पॉइंट्स में तुम पढ़ लो। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस एक्चुअली। Decoding simply says the main things, the deciding of opcode, operation code, operation to be performed, operands, locations, as well as the effective address. Then that means addressing modes. How to find the operands, how to find the effective address of the operands. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम। इंस्ट्रक्शन डिकोडर के जो फंक्शंस शॉर्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं, वो पहला तो ये है कि इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईआर। आईआर रजिस्टर कंटेन्स द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। तो उस इंस्ट्रक्शन से ऑपकोड पार्ट की जो बिट्स हैं, जितनी बिट्स डिसाइडेड हैं ऑपकोड के लिए, वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आएंगी। तो उन बिट्स से अब ये इंटरप्रेट करेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और जब ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो एएलयू को और रजिस्टर्स को ये इनर्जाइज करेगा उस पर्टिकुलर सर्किट को एएलयू के अंदर जिस सर्किट से वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है। जैसे अगर सपोज करो शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होना है, शिफ्टिंग बाय 1, तो ये शिफ्टर को इनर्जाइज करेगा बाय प्रोवाइडिंग द कंट्रोल सिग्नल्स and by providing the input. Read out these points. This says कि during decode stage जो इंस्ट्रक्शन का फंक्शन होगा या ऑपरेशन होगा, उसमें क्या क्या रिसोर्स को की रिक्वायरमेंट होगी, या ये जो डिकोड फेस है क्या क्या रिसोर्सेज को रिवील्स कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है। तो पहला रिसोर्स तो है कि जीपीआर, जनरल पर्पस रजिस्टर, टू स्टोर द डेटा। डेटा जो वैल्यूज हैं वो तो पहले रजिस्टर्स में आएंगी ना, एएलयू के पहले। फिर दूसरा, बसेस टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स। किस मूवमेंट पर कौन कौन सी बसेस का कंट्रोल होगा, डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस में से। और सीपीयू टू मेमोरी बस का इंटरेक्शन किस तरह होगा, कब डेटा बस यूज होगी, कब एड्रेस बस यूज होगी। जब पीसी से प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस एमएआर में आएगा, तो एट दैट मोमेंट एमएआर से वो एमबीआर में आएगा, तो एमबीआर से मेमोरी इंटरेक्ट होगी, तो उस टाइम हमारी कौन सी बस यूज होगी, एड्रेस बस। जब एमबीआर मेमोरी को इंटरेक्ट कर रहा है, एमबीआर, देन द एड्रेस बस विल बी यूज्ड। एड्रेस बस मतलब कंप्लीट लाइंस होगा, मेमोरी से जब कंटेंट्स रीड होगा तो वो डेटा बस के थ्रू एमबीआर में आएगा, क्योंकि इट विल बी वर्किंग एज ए डेटा। अब वो डेटा क्या है वो अंदर सीपीयू को डिसाइड होगा कि उससे क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। तो जो ये रिसोर्सेस डिक्टेट कर रहा है कंट्रोल, ये डिकोडर, ठीक है, या डिकोडिंग फेज के थ्रू, तो पहला तो है जनरल पर्पस रजिस्टर, दूसरा बसेस का यूज, किस मूवमेंट पे क्या बस यूज होनी है, और तीसरा है कौन सा फंक्शनल यूनिट यूज होना है फॉर द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। फंक्शनल यूनिट से मतलब कि एएलयू के अंदर कौन सा पार्ट यूज होना है, कौन सा सर्किट यूज होना है फॉर द डिक्टेटेड ऑपरेशन, डिसाइडेड ऑपरेशन बाय द ऑपरेशन डिसाइडेड बाय द डिकोडर।
आगे चलते हैं। अब फैच फेज को हम सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लॉक सीपीयू क्लॉक साइकिल में हमारा क्या हो रहा है, पीसी टू एमएआर। नाउ दिस इज ए माइक्रो ऑपरेशन। प्रोग्राम काउंटर से एमएआर रजिस्टर में जो एड्रेस का मूवमेंट है इनिशियली, वो इनिशियली होगा। दिस इज द फर्स्ट माइक्रो ऑपरेशन। दूसरा है एम इनसाइड ब्रैकेट एमएआर टू एमबीआर। इसका मीनिंग ये है कि मेमोरी पॉइंटेड बाई एमएआर, एमएआर रजिस्टर में जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, क्योंकि पीसी ने एमएआर को दिया एड्रेस, कॉपी किया, तो एमएआर में अब एड्रेस है, तो मेमोरी पॉइंटेड बाई दिस एमएआर रजिस्टर, एमएआर रजिस्टर में क्या एड्रेस है, इसका मीनिंग है वो एमबीआर पे आएगा। और थर्ड क्लॉक साइकिल में जो माइक्रो ऑपरेशन होंगे वो ये होंगे कि एमबीआर रजिस्टर नाउ होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन। बीच के स्टेप्स थोड़ा मैंने गायब कर दिए हैं। बीच के स्टेप्स जो होंगे, अब ये जो माइक्रो ऑपरेशन होगा वो एमएआर इंटरेक्ट होगा एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी से, मेमोरी फिर इंटरेक्ट होगी डेटा बस से, और उसके बाद डेटा बस के थ्रू एमबीआर रजिस्टर विल होल्ड द कंटेंट्स। मेमोरी से जो रीड हुआ है एमबीआर में आ जाएगा, और एमबीआर से अब ये आएगा आईआर रजिस्टर में, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रीड हो रहा है। अगर डेटा रीड हो रहा होता, वैल्यू रीड हो रही होती, तो एमबीआर से ये जनरल पर्पज रजिस्टर में आता। और साथ ही साथ पीसी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज इंप्लीमेंटेड टू 1। So these are the main steps, main micro operations. So here 4 micro operations are shown during 3 clock cycles. एक क्लॉक साइकिल में एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशन पॉसिबल है, नो डाउट। So 4 micro operations are shown during 3 clock CPU clock cycle. जो CPU का हम क्लॉक साइकिल बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिक्टेटेड होती है, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं कि हाँ ये एक ऑपरेशन हमारा 1 नैनो सेकेंड के ऑर्डर का होता है। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन जो नैनो सेकेंड के ऑर्डर का होता है, जो ये दिखाई दे रहे हैं, ना कि हमारा C इक्वल्स टू A प्लस बी। C इक्वल्स टू A प्लस बी तो बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ये तो सिंपल इतने माइक्रो ऑपरेशन हैं जब हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रहा है। और भी माइक्रो ऑपरेशन है बट मैंने दिखाई नहीं इसमें। जो बसेस का इंटरेक्शन है रजिस्टर से और मेमोरी का बसेस से, दैट इज आल्सो ए माइक्रो ऑपरेशन। तो ये डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स में हमारा फैच ऑपरेशन सिंबॉलिकली हमने डिक्टेट किया हुआ है। डिकोड फेज को सिंबॉलिकली हम यहाँ ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो आईआर रजिस्टर में है वो 16 बिट है, एज्यूमिंग। अब वो तो कितनी बिट्स हो सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन द सीपीयू आर्किटेक्चर। तो हमने एज्यूम कर लिया कि 16 बिट्स हैं आईआर रजिस्टर में, जिसमें बिट 3 बिट 12, 13 एंड 14। अगर हम बिट को 0 से 15 तक नेम दे रहे हैं, 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 15, तो 0 से 11 तक हमारे ऑपरेंड्स के लिए रिजर्व्ड हैं, और 12 से 14 फॉर ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना। फॉर सिंप्लिसिटी वी आर एज्यूमिंग द लेस नंबर ऑफ बिट्स, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। और जो लास्ट बिट है 15, दैट इज रिजर्व्ड फॉर द मोड बिट। तो हम मान के चलते हैं कि 2 ही एड्रेसिंग मोड हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और 3 ही बिट यूज हो रही हैं ऑप कोड के लिए, और 11 बिट्स आर यूज्ड, सॉरी 12 बिट्स आर यूज्ड फॉर ऑपरेंड्स 0 to 11, 12 बिट्स, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। तो अब जो ये आईआर रजिस्टर की बिट नंबर 12 to 14 है, बिट नंबर 12 to 14 फ्रॉम आईआर रजिस्टर, वो डिकोड होके ये जा रही हैं D0 से D7। डिकोडर का स्ट्रक्चर याद होगा तुम लोगों को। डिकोडर इज व्हाट, n is to 2 raised to the power n डिवाइस, n इनपुट प्रोवाइडिंग
2 raised to the power n आउटपुट। दैट मीन्स कि 3 बिट है तो ऑब्वियसली 8 कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी वी आर यूजिंग दिस थिंग। तो जो 3 बिट हैं 12 to 14 IR रजिस्टर की, वो डिकोड होके 7 डिकोडिंग लाइन या डिकोडर से 7 आउटपुट निकल के आ रहे हैं, और ये 7 आउटपुट अब इंटरेक्ट होंगे अकॉर्डिंगली। ये जो 7 आउटपुट हैं इससे डिसाइड हो रहा है क्या हमारा ऑपरेशन। तो इन्हीं 7 बिट्स का जो ऑपरेशन बना वो ही हमारा ऑपरेशन अब परफॉर्म होगा। और फिर जो बिट नंबर 0 to 11 है IR रजिस्टर, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे आएंगे फॉर डिसाइडिंग द मेमोरी लोकेशंस। एज्यूम कर रहे हैं कि मेमोरी लोकेशन से ऑपरेंड्स आने हैं, तो एक जो ऑपरेंड आना है वो मेमोरी लोकेशन पे ये जो 11 बिट्स के करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, मतलब 11 बिट्स 12 बिट्स सॉरी रिप्रेजेंट्स द एड्रेस, तो वो MAR में अब आएगा। तो MAR फिर इंटरेक्ट होगा मेमोरी से और ऑपरेंड वहां से फैच होगा। और जो लास्ट बिट है 15, मतलब बिट नंबर 16 है बट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट इंडिकेट्स द I। हम इसमें अगर एक ही बिट यूज कर रहे हैं एड्रेसिंग मोड के लिए तो डिक्टेट्स के एड्रेस हमारा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। दिस इज द थिंग। तो आगे चलते हैं। तो जब डिकोडिंग कंप्लीट हो गया हमारा, आफ्टर डिकोडिंग अब कंट्रोल यूनिट हमारा कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करेगा किसके लिए? डेटा और ऑपरेंड को रीड करने के लिए मेमोरी से रजिस्टर में। तो डेटा मेमोरी से आएगा, जैसे सपोज C = A + B इंस्ट्रक्शन है, तो अब A की वैल्यू लानी है, ये डिसाइड हो गया, एडिशन ऑपरेशन होना है। तो मेमोरी लोकेशन A पर, अब ये इंस्ट्रक्शन के अंदर होगी ना मेमोरी लोकेशन A। जब ये इंस्ट्रक्शन आया होगा CPU के अंदर, तो डिकोडिंग के बाद उसमें इस तरह का इंस्ट्रक्शन होगा कि फ्रॉम मेमोरी लोकेशन A द डेटा हैज टू बी ब्रिंग इनसाइड द CPU। तो मेमोरी लोकेशन A से अब डेटा आएगा तो उसको बोलेंगे हम डेटा फैच। जैसे इंस्ट्रक्शन आया था कंप्लीट इंस्ट्रक्शन के बाद, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आने के बाद वो सारा एनालाइज हुआ, एनालाइज होने के बाद उसमें डिसाइड हुआ क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, क्या डेटा है, मतलब डेटा का एड्रेसेस। तो वो डेटा अब हमारा मेमोरी से रीड होगा फिर उसी प्रोसीजर से जैसे इंस्ट्रक्शन फैच हुआ था। तो वो मेमोरी से डेटा रीड होके इस तरह आएगा कि वो मेमोरी से MBR में आ जाएगा उसी प्रोसीजर से, और MBR से फिर वो जाएगा किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में। फिर इसी तरह दूसरा डेटा रीड होगा B और वो दूसरे जनरल पर्पज रजिस्टर में आएगा। तो दिस प्रोसेस इज द डेटा फैच। फॉर रीडिंग द डेटा फ्रॉम मेमोरी, इंस्ट्रक्शन फैच वाज द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, और इंस्ट्रक्शन जब रीड होगा, एनालाइज होगा, सब कुछ होगा, डिसाइडिंग ऑपरेशन एक्सेट्रा सारी चीज, तो ये डेटा फैच होगा। तो डेटा फैच के जो स्टेप्स हैं वो तुम अपने आप समझ सकते हो। रीड आउट दीज स्टेप्स। डेटा फैच के पहले IR एग्जामिन होगा। अब यहाँ पे बात आ रही है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग मोड से हम पढ़ेंगे तो उसमें चीजें और क्लियर होंगी, बट यहाँ पे मान के चलो डायरेक्ट एड्रेसिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। तो फिर से मेमोरी रीड यहाँ परफॉर्म होगा और जो ऑपरेंड हैं फिर उसी प्रोसीजर के थ्रू MBR रजिस्टर में आएंगे। नाउ रीड आउट दीज 4 पॉइंट्स। जब डेटा मिल गए A और B, सपोज मान के चलते हैं C = A + B ऑपरेशन है, तो कंट्रोल यूनिट अब प्रोवाइड करेगा सिग्नल पर्टिकुलर हार्डवेयर यूनिट के लिए, यानी पर्टिकुलर सर्किट के लिए, या पर्टिकुलर डिवाइस, पर्टिकुलर फंक्शनल यूनिट इनसाइड द ELU, जो कि हमारा एडर है अगर समेशन ऑपरेशन डिसाइड हुआ है।
तो डेटा फैच के बाद क्या होगा कि ये जो प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। डेटा फैच तो इतना ही है कि डेटा मेमोरी से आ गया सीपीयू रजिस्टर के अंदर, जीपीआर के अंदर। तो ये जो है कि कंट्रोल यूनिट जो है फंक्शनल यूनिट को कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, हार्डवेयर यूनिट डिसाइड करना है, एडर सब्ट्रैक्टर। नाउ दिस इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन। अदरवाइज जो डेटा फैच है वो भी किसी राइटर में या बुक में तुम्हें एग्जीक्यूशन के अंदर ही मिलेगा। तो ये जो लिखा हुआ है ALU computes the required operation on data and stores the result in a register, तो ये एग्जीक्यूशन फेज है जिसमें ALU कंप्यूट करेगा रिजल्ट को और आफ्टर कंप्यूटेशन it will be stored inside one of the register। अब अगर एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर है, जैसे हम 8085 की बात करते हैं, तो ये AC रजिस्टर में स्टोर होगा। और जब ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा C+2 A+B, तो ऑब्वियसली कि जो वैल्यू एडिशन हुआ है तो एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया है, अब ये मेमोरी लोकेशन C पर स्टोर करना होगा ना, तो फिर वही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो ये जो मेमोरी लोकेशन C पर रिजल्ट जा रहा है फाइनली कंप्यूट होके, इसको हम बोलते हैं राइट बैक, द फिफ्थ स्टेप ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। Or everything is controlled by the control signal, as we know. So this is regarding the micro operation. Micro operations जो मैंने बताया, you can read out these 4 points. Then I will let you explain the micro operation. जो मैंने फैच फेज की ड्यूरेशन में दिखाई दी तुम्हें, T1 में क्या हो रहा है, PC to MBR, फिर दूसरे में क्या हो रहा है, मेमोरी टू MBR या MBR टू IR, और मेमोरी टू डेटा बस। थर्ड में इंक्रीमेंटेशन ऑफ PC और डिसाइडिंग द थिंग्स। तो दीज आर द माइक्रो ऑपरेशंस। जो टर्म हम यूज कर रहे थे प्रीवियसली, माइक्रो ऑपरेशंस, सो माइक्रो ऑपरेशंस आर दीज। अब बेसिकली क्या है कि जैसे ऑपकोड है हमारा, तो उसको कभी कभी मैक्रो ऑपरेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि एक ऑपकोड हमारा मेनी माइक्रो ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा है, यानी डिक्टेट कर रहा है। जो फैच फेज में हमने माइक्रो ऑपरेशंस, यहाँ पे फिर से वहीं आते हैं उसी पॉइंट पर, दीज वेयर द माइक्रो ऑपरेशंस। तो ये सब कुछ हो रहा है फैच फेज की ड्यूरेशन में। तो बिकॉज ऑफ द ऑपकोड, एक ऑपकोड हमारा बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है, तो ऑपकोड को कभी कभी मैक्रो ऑपरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस we have completed our discussion for fetch and decode phases of the instruction execution cycle, जिसमें फैच में हमने इंस्ट्रक्शन फैच को पढ़ा और डेटा फैच को, उसके साथ ही साथ डिकोड जो है कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में हमारा एनालिसिस होता है। तो वी हैव नाउ कंप्लीटेड। अब अगर कुछ पूछना हो तुम लोगों को तो यू कैन जस्ट आस्क, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग द मीटिंग।